जेल से बाहर आए हुए हत्या के आरोपी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर के आरोपों का भी आज हम जिक्र करेंगे। आज के सेशन में जिक्र करेंगे उस मामले का भी जो कि कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़े रहे साधु यादव से जुड़ा है। जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर के उन मामलों का जो उन्होंने जिस तरह से उठाए, उससे बिहार की राजनीति में बहुत सारे राजनेताओं के काले चिट्ठे खुलकर सामने आ गए। लेकिन फिलहाल के लिए बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोर रहा चेहरा प्रशांत किशोर का ही है। प्रशांत किशोर इस समय भारतीय मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। मीडिया के साथ साथ या बिहार में अपनी पार्टी जनसुराज के अंदर उमड़ रही भीड़ के कारण भी सुर्खियों में है। जनसुराज पार्टी जो कि ताजा ही राजनीति में आई है, लेकिन जनता को यह अवेयर कराने में कामयाब रही है कि जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता के लोग या विपक्ष के लोग वो आपके लिए किस तरह काम के नहीं हैं। इन्होंने पूरे बिहार में एक चेतना का माहौल तो बना ही दिया है, जिसके चलते ये पूरी तरह से बिहारियों को यह एहसास दिलाने में पूरे देश में कामयाब हो रहे हैं कि आपको बिहारी शब्द के नाम से गाली देकर के ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर बिहार के लोग अगर लेबर बनकर कहीं जाते हैं तो हमारे राजनेता इस पर गौरवान्वित होते हैं। यह आपके लिए कितनी भद्दी बात है। बार बार प्रशांत किशोर राजनीति में फिलहाल चमक रहे चेहरों पर सवाल उठाते हैं, फिर चाहे वो लालू के सुपुत्र तेजस्वी से उनकी नवी की मार्कशीट की जानकारी लें या सम्राट से उनके जेल से बाहर आने के फर्जी सर्टिफिकेट की। आप लगातार राजनीति के उन चेहरों से वन ऑन वन कर रहे हैं जिन्हें लोग कभी कुछ पूछने से हिचकते थे। प्रशांत किशोर की हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तेज सुर्खी में आ रही है, और वो सुर्खी के साथ साथ अपनी प्रशांत किशोर के द्वारा की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजनीति के कुछ चेहरों पर जो सवाल उठाए, वो सवाल सबके मन में अब तैरने लगे हैं। उनका पहला सवाल अशोक चौधरी से था। अशोक चौधरी फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, नीतीश की पार्टी जेडीयू से राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप लंबे समय से कांग्रेस से छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किए हुए हैं और आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। आपकी राजनीति जेडीयू के अंदर रहते हुए इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर भ्रष्टाचार किया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी बेटी को पैसे से लोकसभा का टिकट खरीद कर दिया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदी। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी ट्रांजैक्शंस किए हैं। 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीद का इन पर आरोप लगा है। दूसरे नेता हैं मंगल पांडे, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आप फिलहाल नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप पर भी आरोप है कि आपकी पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपए कहां से आए, इसकी जानकारी मांगी गई है। तीसरे जो चेहरे हैं वो हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को इन्होंने नाम बदलने वाला मास्टर आदमी कहा कि कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को बम मारकर हत्या के मामले में आप आरोपी हैं और नकली आयु प्रमाण पत्र बनाकर खुद को नाबालिग घोषित करके 6 माह में जेल से छूट कर आए हैं। इनका नाम पहले राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार से सम्राट चौधरी हो गया। बिहार बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक में वे फेल हो गए थे। 2010 में खुद को 7वीं पास बताया था। वे बताएं कि कब मैट्रिक किया था। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी एक पुराने हत्याकांड के अभियुक्त थे, लेकिन अदालत में गलत दस्तावेज का पेश करके नाबालिग दिखाकर केस से राहत प्राप्त करके बाहर आए थे। वे अतीत में हत्याकांड के अभियुक्त थे, लेकिन अदालत में गलत जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग मानकर छोड़ दिए गए। वहीं सम्राट चौधरी ने जो 2020 का चुनावी हलफनामा पेश किया, वहां उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई। तो यह कैसे संभव है कि 1995 में कोर्ट में जो उम्र का एफिडेविट पेश किया, उसमें अपने आप को 15 साल का बताकर नाबालिग होने के नाम पर जमानत प्राप्त कर गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति 1995 में 25 साल का था,
वो फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट से नाबालिग होने के नाम पर हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर आ जाता है। ऐसे में यह व्यक्ति पूरी तरह से फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने, न्यायपालिका को गुमराह करने और चुनाव के साथ में धांधली करने का आरोपी है। ऐसे में इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए। इन गंभीर आरोपों को लगाने के बाद निश्चित ही सम्राट चौधरी पर सवाल काफी गहरे हैं और निश्चित ही उनसे आने वाले समय में लोग इन जानकारियों को पूछते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एक और मामले के अंदर जहां पर एक महिला का रेप हुआ था, उसमें भी इनके ऊपर आरोप है। आइए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करते हैं, वो मामला जानते हैं जिस मामले में सम्राट चौधरी पर इस तरह का आरोप लगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी ने 2020 के अंदर एक चुनाव में हलफनामा पेश किया था जिसमें अपनी उम्र को 51 साल बताया गया था। 51 साल के हिसाब से 1995 में अगर 2020 में 51 साल थे तो आज 56 साल के हैं। ऐसे में 1995 में यानी कि आज से 20 साल पहले उनकी उम्र 26 साल रही होगी, 25-26 साल रही होगी। तो फिर उन्होंने 15 साल का एफिडेविट कैसे पेश कर दिया और 15 साल का एफिडेविट पेश करके कैसे 7 लोगों की हत्या में वो बरी होकर बाहर आ गए, क्योंकि कानून कहता है कि जुवेनाइल को सजा नहीं हो सकती थी उस समय तक। ऐसे में गलत उम्र बताकर ये कोर्ट से बाहर राहत पाकर के आ गए। तो इस मामले में ये अपनी तरफ से सफाई पेश करें, जानकारी दें, जनता को बताएं कि इन्होंने झूठ किया है। आपने प्रॉपर तरीके से उन पर आरोप लगाया और आरोप लगाकर कहा कि आप अपने पद को छोड़िए। साथ ही साथ इन्होंने एक और मामला उठाया और उस मामले में इन्होंने चर्चा करी एक महिला की, जिस महिला का नाम शिल्पी है और उसके मित्र की जिसका नाम गौतम है। शिल्पी और गौतम के हत्याकांड की कि उसमें भी जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसका नाम राकेश था, कहीं सम्राट चौधरी आप वो राकेश आप ही तो नहीं थे, ये क्लियर करिए। इसके साथ साथ आप हर बार तेजस्वी को भी इस बात के लिए टोकते रहे हैं कि जिसने नवी फेल की हो वो भी इस उम्र के गणित को समझ सकता है। 2020 में सम्राट चौधरी की उम्र अगर 51 साल थी तो 1995 में सम्राट चौधरी की उम्र कितनी होगी, ये तो नवी फेल तेजस्वी यादव भी बता सकते हैं। इस प्रकार से एक ही तीर से ये दोनों दलों को, जो सत्ता में हैं और विपक्ष में हैं, उन्हें मार करते हुए दिखाई देते हैं। हत्या और गैंगरेप का आरोपी सम्राट बता करके इस समय पोस्टर वॉर चल रहा है। हत्या का जो आरोप है वो 1995 में तारापुर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जब 1995 में मुंगेर जिले के अंदर तारापुर थाना क्षेत्र में 7 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। जिनकी हत्या हुई वो कुशवाहा समाज के लोग थे और कहा जाता है कि सम्राट चौधरी उनमें मुख्य अभियुक्त में शामिल थे, जिनकी केस संख्या 44/1995 थी। अदालत में आपने अपने आप को नाबालिग होने का प्रमाण पत्र पेश करके जमानत पाई थी। दूसरा केस जो इन पर आरोप लगा है वो शिल्पी गौतम हत्याकांड है। आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह से पहले, आज के समय में जब हम ये बोलते हैं कि सीबीआई को मैनेज कर लिया जाता है, पुलिस को मैनेज कर लिया जाता है, एक दौर था जिस समय पर पुलिस का मैनेज होना, सीबीआई का मैनेज होना सुर्खी जरूर बनता था लेकिन असर कुछ नहीं होता था, सरकारें सब मैनेज कर जाती थी। ये वो कहानी है शिल्पी गौतम हत्याकांड की। ये वो दौर था जिस समय सोशल मीडिया का असर नहीं होता था, ले दे के कुछ अखबार और न्यूज चैनल्स होते थे जो या तो दबाव में या डर में या फिर कॉम्प्रोमाइज होकर के बातों को रखने से बच जाते थे। बात है 3 जुलाई 1999 की, जब मिस पटना रही शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग क्लास के लिए बाहर निकलती हैं, रिक्शा रुकवाती हैं, रिक्शे में बैठकर चल रही होती हैं। रास्ते में उन्हें पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। हॉर्न एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति का था जो कि गौतम नाम के व्यक्ति का दोस्त बताया गया था। गौतम जो कि शिल्पी का बॉयफ्रेंड था, ये लड़का उसे ये कहकर कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है कहकर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है, ये कहकर शिल्पी रिक्शा छोड़ देती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बैठती है, रास्ता बदलता है, जहां जाना था उस जगह ना जाकर रास्ता दूसरी तरफ वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ मुड़ता है। इस पर लड़की यानी कि गौतमी पूछती है, इस पर शिल्पी पूछती है कि गौतम कहां है, तो जवाब मिलता है कि वो तुम्हारा इंतजार वाल्मीकि गेस्ट हाउस में कर रहा है। इस बीच में वाल्मीकि गेस्ट हाउस के लिए जब जानकारी गौतम
गौतम को लगती है कि गौतम की शिल्पी गेस्ट हाउस गई है जो कि कुख्यात है खराब कृत्यों के लिए, तो वो दौड़े हुए वहां पर पहुंचने निकलते हैं। लेकिन इसी बीच में ऐसा होता है जिसकी कल्पना संभवतया ना गौतम ने की थी ना शिल्पी ने की थी। हत्या सीधी घटना आगे तक पहुंचती है। अचानक एक दिन एक विधायक के गैराज में एक कार के अंदर दो लाश मिलती हैं। उनमें से एक लाश गौतम की और दूसरी शिल्पी की थी। शिल्पी के शरीर पर टी शर्ट थी तो गौतम के शरीर पर पैंट थी। गौतम को पीट पीट कर मारा गया था तो शिल्पी को गला घोटकर और रेप करके मार दिया गया था। यह घटना जिस जगह हुई वहां पर नाम साधु यादव का निकल कर आया। साधु यादव जो कि राबड़ी देवी के भाई हैं। साधु यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के साले हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सरकार से बचते हुए घूम रहे थे। राबड़ी देवी सीएम बनी हुई थी। साधु यादव अपनी बहन के ताकत से राज में बहुत पावरफुल पद पर थे। ऐसे में जनता या फिर समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिस दबाव में आती है। उस कार को जिसमें ये दोनों की लाश मिली, उस कार को पुलिस चालक चला करके पुलिस थाने ले जाता है। हाथ के निशान गाड़ी से मिट जाते हैं। साथ ही साथ में दोनों की लाश को पोस्टमार्टम करा के जला दिया जाता है। गौतम के माता पिता विदेश में रहा करते थे। गौतम राजनीति करने के लिए साधु की शरण में था कि वो साधु यादव के साथ रहकर राजनीति सीखेगा, लेकिन वो सीख नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ शिल्पी एक कपड़ा व्यापारी की पुत्री थी। कपड़ा व्यापारी ने अपने दम पर तलाशने का प्रयास किया कि आखिर कौन था इनकी हत्या के पीछे, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं लगा क्योंकि पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों को जहर खा के मरने की जानकारी दी। कहा कि ये लोग आत्महत्या कर लिए हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट बाहर निकल कर आई तो राजनीति में दबाव बनने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि यहां शिल्पी के साथ गैंगरेप हुआ था। शिल्पी के कपड़ों पर सीमन के वीर्य के निशान मिले थे। उनकी जांच करने के लिए राजनीति में दबाव बनता रहा, लेकिन कोई भी दबाव काम नहीं किया। मामला क्लोज हो जाता है क्योंकि उस समय सत्ता के अंदर लालू राज था। इसके बाद मांग उठती है। अपोजिशन में बैठी बीजेपी गलियों में उतरती है, मांग उठाती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। सीबीआई तक ये जांच पहुंचती है। सीबीआई इस मामले को उठाने के लिए तैयार हो जाती है। सीबीआई सैंपल कलेक्शन के लिए साधु यादव को बुलाती है, ब्लड सैंपल मांगती है, डीएनए सैंपल मांगती है। वो देने से इनकार कर देते हैं। राजनीति में समझौते बड़े होते हैं। साधु यादव अपनी बहन की ताकत से आराम से पुलिस से बचते हुए निकल रहे थे। वहीं लालू यादव की पार्टी केंद्र में उस समय की यूपीए के साथ समझौता कर लेती है। 2004 के अंदर जब सत्ता में यूपीए आती है, उस समय लालू बड़ी पोजीशन पर होते हैं। बड़ी पोजीशन पर होने के कारण सीबीआई अपनी क्लोजर पोजीशन लगा देती है और कहती है कि ये जहर खाकर मरे थे। पूरी तरह से बिना सबूतों के एक फाइल बंद कर दी जाती है। कहा जाता है कि शिल्पी के भाई ने 2006 में फिर इस केस को खुलवाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनका अपहरण हो गया। इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाकर बिहार की राजनीति में फिर से पुराने मुर्दे उखाड़ दिए हैं और मुद्दों को बड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर सरकार में बैठी हुई बीजेपी क्या एक्शन लेती है। तो जवाब है, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो नौसिखिया नेता हैं, उनके पास कोई बिहार की जानकारी नहीं है, बस वो आरोप लगा दे रहे हैं, वो नहीं जानते राकेश कोई और व्यक्ति है, वो तो आइसक्रीम बेचता है, हमारा नाम खामखा खराब किया जा रहा है। अपने नाम को खराब करने की बात कहकर कहा कि जनता इस बात पर न्याय करेगी। इस बात को कहकर के ये यहां से चले जाते हैं, लेकिन जनसुराज पार्टी अपनी तरफ से इस पर पूरी मेहनत फिलहाल भी कर ही रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बिहार के अंदर नवंबर में इलेक्शन होगा। क्या जनता वाकई में इन आरोप प्रत्यारोप से प्रभावित होगी? क्या वाकई में जनता इस बात से प्रभावित होती है कि शासन किनके हाथ में हो? क्या लोग उनकी प्रेजेंस में सुरक्षित हो? ये सब बात अवश्य ही जानने की है, लेकिन सबसे ऊपर ये कि प्रशांत किशोर के इन तमाम खुलासों से फायदा किसे होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुल मिलाकर के बीजेपी से सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांग लिया है। साथ ही साथ में सम्राट चौधरी के पद से हटाने की बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जिन जिन पर आरोप है उन्हें हटाइए।